चलिए रेडी हो जाइए दोस्तों। कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा, नया चैप्टर होगा। पहला और दूसरा पढ़ लिए थे। बारिश तो बहुत तेज हो रही है, देख लेते थोड़ा कुछ रोकथाम हुआ है कि नहीं। चलिए हम तो सोचे चलेगा नहीं क्लास। ओके, लाइव कर दिए। तो क्या ये तीसरा चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मानव का जो आंख है दोस्तों, वो आंखों की देखने की अपनी एक क्षमता है, ये आप तो जानते ही जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि मानव एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ आंख, स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ आंख कितना छोटा से छोटा वस्तु को देख सकता है, तो 0.1 मिलीमीटर आपको बताए थे सेल वाले में, या 100 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रो इक्वल टू 10 टू द पावर -6 होता है। तो मानव के आंखों की देखने की जो न्यूनतम से न्यूनतम छोटी वस्तु का आकार है वो 0.1 मिलीमीटर है। एक स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ आंख इससे बड़े आकार की ही वस्तु को देख सकता है। लेकिन इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे जीव है दोस्तों जिनकी आकृति मानव के आंखों की देखने की जो क्षमता है यानी कि 0.1 मिलीमीटर इससे भी काफी छोटा होता है। और निश्चित तौर पर ऐसे जीव जो 0.1 मिलीमीटर आकार से भी छोटा है वे मानव को आंखों से दिखाई देगा। और ऐसे ही जीव जो मानव को आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही जीव जो मानव को आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिसको देखने के लिए मानव को किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही जीव को दोस्तों क्या कहते हैं? माइक्रो। तो सूक्ष्म जीव वो जीव है जिसको मानव अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, अर्थात जिसको देखने के लिए मानव को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? सूक्ष्म जीव किसे कहते? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव होगा निश्चित वह 0.1 मिलीमीटर से क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन कुछ अपवाद है, इससे बड़ा भी है। अब दोस्तों सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कैसे कैसे जीव आते हैं? क्योंकि जीव को हम दो भागों में बांटे थे, यूनिसेलुलर और। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत अधिकांश जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों वो क्या है? आपको यूनिसेलुलर है, यानी क्या है? एक कोशिकीय। हालांकि कुछ बहुकोशिकीय जीवों को भी वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म जीव की संज्ञा दी है, यानी कि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी किसके अंतर्गत शामिल है? सूक्ष्म जीव के अंतर्गत शामिल है। और इसमें खास करके किसको किसको शामिल कर लिया जाता है? कवक और शैवाल को शामिल कर लिया जाता है। कवक और शैवाल को आप जानते हैं कि कवक जो है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, शैवाल भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। तो अधिकांश सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय है, जबकि कुछ बहुकोशिकीय कवक और शैवाल को भी क्या कहा जाता है? और दोस्तों कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव है जो आपको नॉन सेलुलर है। क्या है दोस्तों? नॉन सेलुलर है दोस्तों, नॉन सेलुलर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकोशिकीय कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव नॉन सेलुलर भी होते हैं। अब हम जीव की परिभाषा ही पढ़े थे कि जीव वही होगा जो कोशिकाओं से बना होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कोशिकाओं के बने नहीं है, फिर भी उसका व्यवहार किसके समान है? जीवों के समान है। कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो कोशिका के नहीं बने हैं, अर्थात नॉन सेलुलर है, लेकिन उसका व्यवहार दोस्तों किससे मिलता जुलता है? तो उसका व्यवहार मिलता जुलता है जीव से, इसलिए उन्हें भी क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो सूक्ष्म जीव यूनिसेलुलर भी होते हैं, सूक्ष्म जीव मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और सूक्ष्म जीव नॉन सेलुलर भी होते हैं। अधिकांश सूक्ष्म जीव यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव नॉन सेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। हमने जो सेल में दो सजीवों के समूह पढ़े थे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो एक कोशिकीय जितनी भी है निश्चित तौर पर वो क्या है? लेकिन बहुकोशिकीय में सूक्ष्म जीव की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? और नॉन सेलुलर के बारे में हम पढ़ेंगे तुरंत आप कि नॉन सेलुलर सूक्ष्म जीव कौन कौन है। तो क्लियर हुआ? दो बात तो क्लियर हो गया ना कि सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं और होते कैसे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे जीव जो खुली आंखों से दिखाई ना पड़े, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, उन्हें हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। सूक्ष्म जीव किस किस प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए कि हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन अगर करते हैं, छोटे छोटे जीवों का अध्ययन अगर हम कर रहे हैं, तो यह क्यों कर रहे हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है ना? सूक्ष्म जीव समझ लें कि बहुत छोटे छोटे जीव है। अब इतने छोटे छोटे जीवों के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? तो पहला उत्तर तो यही होगा भाई, एग्जाम का सिलेबस है, पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो निश्चित तौर पर इसलिए तो पढ़ ही रहे हैं, वो तो प्राथमिक आवश्यकता है पढ़ने का, तो उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। लेकिन व्यापक स्तर पर अगर सूक्ष्म जीव का अध्ययन वर्तमान समय में हो रहा है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी आपको हैरान कर देगा। ऐसा कोई क्षेत्र वर्तमान में नहीं है, हमारे अर्थव्यवस्था का वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल ना किया जाता। पूरा का पूरा डेयरी इंडस्ट्री जो चलता है दोस्तों अरबों खरबों रुपए का, वो किसके बदौलत? सूक्ष्म जीव ना रहे तो ना दही का स्वाद ले पाएंगे, ना पनीर कभी देख पाएंगे। ये मतलब है सूक्ष्म जीव का। अब जानते हैं कि वर्तमान समय में 90% बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए किया जाता है, और जिस रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है वह रोग आज भी लाइलाज बने हुए, उसका कोई इलाज नहीं है। अधिकांश रोगों का इलाज जो एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए होता है, प्रत्येक
पूरी तरह से नष्ट कर दे तो इस प्रकृति की संरचना बिगड़ जाएगी, सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व है, पेड़ पौधों का अस्तित्व है, ये इसलिए है क्योंकि सुख जीवों का भी अस्तित्व है। अब इसका सिंपल एग्जांपल लेते, किसी मरे हुए लाश जीव जंतु के इधर उधर फेंके देखे हैं? अगर देखे तो निश्चित तौर पर देखे होंगे कि कुछ दिन के बाद लाश अपने आप गायब हो जाता है, केवल हड्डियां दिखाई पड़ते हैं। गायब के हो गया, कौन ले गया दोस्तों जो इधर उधर हुआ? जो मांसाहारी पशु पक्षी जो खाया जो बच गया दोस्तों, उसको सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। अगर सूक्ष्मजीव न रहे इस पृथ्वी पर, क्या वो सड़ा हुआ लाश कभी डिकम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सूक्ष्मजीव बढ़ना इसलिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां सूक्ष्मजीवों से मदद न ली जा रहा हो। आपको एंटीबायोटिक दवाई बनाना है, सूक्ष्मजीव चाहिए उसके लिए। आपको जैविक खाद बनाना है, सूक्ष्मजीव के सहायता बिना हो ही नहीं सकता। आपको डेयरी इंडस्ट्री चलाना है, सूक्ष्मजीव के सहायता बिना हो ही नहीं सकता है। और सूक्ष्मजीव आपको बता ही दिए पर्यावरण के अभिन्न हिस्से हैं। सूक्ष्मजीव के बाद में पर्यावरण का संरचना बिल्कुल खराब हो जाएगा, किसी का भी अस्तित्व नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर। तो सूक्ष्मजीव का क्या महत्व है आप समझ गए ना? बहुत को लगता होगा सूक्ष्मजीव का कोई महत्व नहीं है, बीमारी तो ही फैलाता है। लेकिन दोस्तों रहना बहुत जरूरी, क्यों? धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम उन सूक्ष्मजीवों की बात करेंगे जो क्या है दोस्तों? नॉन सेलुलर। तो आइए नॉन सेलुलर सूक्ष्मजीव के बारे में पहले बात कर लेते हैं। और सबसे पहला नॉन सेलुलर है आपका वायरवाइट्स। क्या है दोस्तों? वायरवाइट्स। सबसे पहले इसका नाम इतना गजब है कि आदमी को लगता है कुछ और ही है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वायरवाइट्स जो है वायरस नहीं है, वायरस नहीं है, अर्थात यह वायरस से अलग सूक्ष्मजीव है। तो वायरवाइट नाम देखकर आपको कंफ्यूजन होगा कि वायरस तो ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, वायरवाइट वायरस नहीं है। वायरस अलग सूक्ष्मजीव है और वायरवाइट अलग सूक्ष्मजीव है। और दोस्तों ये कैसा सूक्ष्मजीव है दोस्तों? ये नॉन सेलुलर है। क्या है दोस्तों? नॉन सेलुलर है, यानी कि अकोशिकीय है। ये कोई कोशिका का नहीं बना हुआ है। अब आप कहिएगा कोशिका का ये नहीं बना हुआ तो फिर कोशिका इसको जीव मानेंगे हम कैसे? तो दोस्तों मानना पड़ेगा क्योंकि ये जीवों के समान कुछ व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। और इस वायरवाइट्स जो नॉन सेलुलर है तो कुछ ना कुछ का तो बना होगा ना। ये बना होता है दोस्तों किसके? आरएनए न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। किसका बना होता है? आरएनए न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। यानी कि आरएनए दोस्तों जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल्स है, उसी तरह आरएनए भी क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। और इसी मॉलिक्यूल से वायरवाइट बना होता है। यानी कि वायरवाइट के पूरी संरचना में केवल और केवल कौन सा मॉलिक्यूल्स? आरएनए। इसके अतिरिक्त इनके बॉडी में और कुछ भी नहीं रहता है। यह आरएनए मॉलिक्यूल्स का बना एक विशेष प्रकार का अणु है। वायरवाइट्स आरएनए का बना एक विशेष प्रकार का मॉलिक्यूल्स है जो केवल कहां रह सकता है? पौधे के कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? पौधे के कोशिका में पाया जाता है। यानी वायरवाइट्स किसी भी जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता। वायरवाइट केवल और केवल किसके कोशिका में पाया जाता है? केवल और केवल पौधे कोशिका। इनके पूरे शरीर में केवल और केवल क्या रहते हैं दोस्तों? आरएनए के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं रहते, प्रोटीन वसा कुछ भी नहीं रहते, केवल और केवल आरएनए रहते हैं। और यह केवल किस पर कहां पर रह सकता है? और दोस्तों जो भी नॉन सेलुलर होते हैं ना, वह केवल जीवित कोशिका में ही रह सकता है। स्वयं रहने की उसमें कोई क्षमता नहीं होती है। अर्थात क्या होगा कि वायरवाइट को हम पौधे के कोशिका से निकाल कर बाहर फेंक दे दोस्तों तो वह निर्जीव बन जाएगा, फिर वो जीवों के समान व्यवहार नहीं करेगा। और ये केवल वायरवाइट जो भी नॉन सेलुलर सूक्ष्मजीव होता है वो जीवित कोशिका के भीतर ही जीव के समान व्यवहार करते हैं। नॉन सेलुलर सूक्ष्मजीव को अगर हम किसी जीवित कोशिका से बाहर निकाल ले तो फिर वह निर्जीव बन जाता है, नॉन लिविंग बन जाता है। बात को समझ गए? तो वायरवाइट्स वायरस नहीं है। और वायरवाइट्स कैसा सूक्ष्मजीव है? ये किसके बने होते हैं और कहां पाए जाते हैं? और आप कहिएगा कि ये जीवों के समान व्यवहार, कैसा व्यवहार ये जीवों के समान प्रदर्शित करते हैं वो भी जानना जरूरी है। ये वायरवाइट्स में ये क्षमता है, यानी वायरवाइट जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है उस आरएनए मॉलिक्यूल्स में ये क्षमता है दोस्तों कि ये पौधे के कोशिका के एंजाइम का उपयोग करके अपनी संख्या को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। वायरवाइट्स में ये क्षमता है कि ये पौधे के कोशिका में जो एंजाइम मौजूद है उस एंजाइम की सहायता लेकर के ये अपनी संख्या को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। अपनी संख्या को क्या कर सकता है? जो अपनी संख्या को बढ़ा सकता है उसे आप निर्जीव मानिएगा? बताइए, मानिएगा? निर्जीव अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तो ये पौधे के जिन कोशिका में रहते हैं उसी कोशिका के एंजाइम का इस्तेमाल करके अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं। और यह क्या करता है? केवल रोगों को फैलाते हैं। केवल रोग को क्या करते हैं? फैलाते। यानी ये केवल रोगों को फैलाते हैं। और एक बात जान लीजिए, जो रोग किसी सूक्ष्मजीव के कारण फैलते हैं वे संक्रामक होते हैं। क्या होते हैं? संक्रामक होते हैं। रोग को 3 कैटेगरी में बांट दीजिए। ऐसे रोग जो सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं वो संक्रामक होते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कुछ रोग आनुवंशिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग संक्रामक नहीं होते हैं। कभी किसी पोषक तत्व के कमी से रोग हो जाता है, विटामिन ए कमी से रतौंधी हो गया, सी के कमी से अस्कर्बी हो गया, लोहा के कमी से एनीमिया हो गया। तो ऐसे रोग जो किसी पोषक तत्व के कमी से होते हैं वो भी संक्रामक। ऐसे रोग जो आनुवंशिक होते हैं वो भी संक्रामक। तो संक्रामक केवल कौन रोग होते हैं? जो रोग सूक्ष्मजीव के कारण होता है, कोई भी सूक्ष्मजीव वह रोग संक्रामक होगा। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पौधा से दूसरे पौधा
तो वायरवाइड केवल पौधे के कोशिका में रहते हैं, जंतु के कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, और यह केवल पौधे के कोशिका में रहकर उसमें क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। कौन रोग फैलाते हैं? सीधा याद रखिएगा, रोग फैलाते हैं। क्योंकि कौन रोग फैलाते हैं इसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है, जैसे मिलेगा आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इतना ही याद रखना है वायरवाइड के बारे में, समझे? सबसे पहले कि वायरवाइड वायरस नहीं है, वायरस से भी छोटा सूक्ष्मजीव है। अगर पूछ दे कि सूक्ष्मजीवों की दुनिया में अब तक सबसे छोटा सूक्ष्मजीव कौन है? वायरस। वायरस से भी 1000 गुना ज्यादा छोटा। वायरवाइड कैसे सूक्ष्मजीव है? नॉन सेलुलर है। वायरवाइड किससे बना हुआ है? वायरवाइड केवल किसमें पाए जाते हैं? वायरवाइड पौधे में रहकर क्या करते हैं? क्या वायरवाइड के द्वारा फैलाए जाने वाला रोग संक्रामक होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वायरवाइड सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव के द्वारा फैलाया गया रोग क्या होगा? यानी एक पौधा से दूसरा पौधा में फैलेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना। और इस वायरवाइड का खोज किसने किया वो तो जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसका खोज हुआ 1971 में हुआ, और इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक थे थियोडोर डायनर। थियोडोर डायनर ये अमेरिका के थे दोस्तों। तो वायरवाइड का खोज सन 1971 में थियोडोर डायनर के द्वारा किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? क्लियर हो गया बात? वायरवाइड के बारे में कोई दिक्कत नहीं ना। वायरवाइड किसका बना मॉलिक्यूल्स है? आरएनए के अतिरिक्त और कुछ भी रहते हैं? नहीं रहते। वायरवाइड का लाभदायक या हानिकारक? केवल हानिकारक है, क्योंकि अब देख रहे थे कि रोग ही फैलाते। क्या वायरवाइड के द्वारा जंतु में भी रोग हो सकता है? नहीं हो सकता, जंतु के कोशिका में वो पाए नहीं जाते। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा सूक्ष्मजीव। दूसरा सूक्ष्मजीव है आपका प्रियॉन। प्रियॉन और प्रियॉन का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रियॉन जो है ये प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज का शॉर्ट नाम है। प्रियॉन प्रियॉन को विस्तारित रूप से प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज कहा जाता है। प्रियॉन जो है दोस्तों इसका प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज का शॉर्ट नेम है प्रियॉन। अब प्रियॉन क्या है इसके फुल फॉर्म से ही पता चला है दोस्तों कि प्रियॉन क्या है? नहीं पता चला है। प्रियॉन प्रोटीन का बना एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो निश्चित ही रोगों को क्या करते हैं? फैलाते हैं। यानी कि प्रियॉन जो है असामान्य प्रोटीन अणु है। क्या दोस्तों? असामान्य प्रोटीन अणु है। अब इसे हम असामान्य प्रोटीन अणु क्यों कह रहे हैं प्रियॉन को? तो साधारण प्रियॉन जो है साधारण प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 20 अमीनो एसिड का बना होता है। एक प्रोटीन अणु जो साधारण हमारे भोजन में उपस्थित रहते हैं या हमारे कोशिकाओं के राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन निर्मित होते हैं, उस प्रोटीन के एक अणु के बनने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, और सामान्य प्रोटीन कितने अमीनो एसिड के बने होते हैं? 20 अमीनो एसिड के बने होते हैं। लेकिन आप हड़बड़ा जाइएगा, काहे कि ये प्रियॉन जो है 254 अमीनो एसिड का बना होता है। कितना दोस्तों? 254। जहां एक साधारण प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से निर्मित है, वहीं पर यह प्रोटीन जो है आपको 254 अमीनो एसिड से निर्मित है। तो असमान है कि नहीं है? तो प्रियॉन एक असामान्य प्रोटीन अणु है जिसका निर्माण 254 अमीनो एसिड से मिलकर होता है। और दोस्तों तीसरी बात, यह केवल मस्तिष्क कोशिका, किस कोशिका? मस्तिष्क कोशिका में ही निर्मित होते हैं और कहीं नहीं निर्मित होते हैं। अब मस्तिष्क कोशिका का नाम न्यूरॉन है। मस्तिष्क कोशिका का नाम क्या दोस्तों? न्यूरॉन है। मस्तिष्क कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। तो प्रियॉन एक असामान्य प्रोटीन अणु है जो कितने अमीनो एसिड का? 254 अमीनो एसिड का बना होता है। और यह प्रोटीन अणु सजीवों के कोशिकाओं पर हर जगह नहीं, केवल कहां? केवल मस्तिष्क कोशिकाओं में निर्मित होते हैं और जीवों के समान व्यवहार को दर्शाने लगते हैं, अर्थात रोग फैलाने लगते हैं। इसी कारण इस प्रियॉन को, जो एक असामान्य प्रोटीन अणु है, सूक्ष्म जीव के श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं जिस तरह वायरवाइड केवल आरएनए का बना हुआ था ना, ये प्रियॉन केवल किसका बना हुआ है? केवल और केवल किसका? प्रोटीन का। और ये सामान्य प्रोटीन नहीं है, ये असामान्य प्रोटीन अणु है। और ये केवल कहां बनते हैं? और आप जानते हैं कि मस्तिष्क सभी जीवों में नहीं रहता, मस्तिष्क केवल उच्च वर्ग के जीवों में ही विकसित रहता है। जैसे सबसे विकसित है जंतु कौन होगा? निश्चित रूप से मानव होगा। कौन होगा दोस्तों? मानव होगा। स्तनधारी वर्ग के जीव सबसे विकसित मस्तिष्क वाले हैं। यानी इससे जहां एक और वायरवाइड से कोई खतरा नहीं था हम लोगों को, प्रियॉन से पूरा खतरा है दोस्तों। तो इतनी बात जान गए तो अगली बात ये जानिए कि यह प्रियॉन जो है ना, जो असामान्य प्रोटीन अणु है जो केवल मस्तिष्क कोशिकाओं में बन सकते हैं, यह प्रियॉन भी दो भागों में बांटा हुआ है। यदि दो टाइप्स के होते हैं। प्रियॉन भी कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। ध्यान दीजिएगा इसको। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, या इसका दूसरा नाम है पीआरपीसी, पीआरपीसी। और एक दूसरा प्रियॉन है बीटा सीट। दूसरा प्रियॉन कौन है दोस्तों? बीटा सीट, या इसको कहते हैं पीआरपीएससी। यानी कि प्रियॉन
प्रियॉन भी जो बनते हैं ना मस्तिष्क के कोशिकाओं में, वह कितने स्वरूप में बनते हैं? दो स्वरूप में बनते हैं। कितने स्वरूप में? अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट, या पीआरपीसी या पीआरपीएससी। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर है कि यह रोग नहीं फैलाते हैं दोस्तों, यह रोग नहीं फैलाते हैं। इसमें अंतर है कि यह रोग फैलाते हैं। अगर प्रियॉन मस्तिष्क में बन गया है लेकिन उसका स्वरूप अल्फा हेलिक्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वे मस्तिष्क के कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। लेकिन वही अगर बीटा सीट बन गया, मस्तिष्क में बनने वाले प्रियॉन अगर बीटा सीट के स्वरूप में बना है या पीआरपीएससी के स्वरूप में बना है तो मस्तिष्क कोशिकाओं को क्या करने लगेगा? क्षतिग्रस्त करने लगेगा। आप ध्यान दीजिए, प्रियॉन रोग फैलाते हैं। अगर प्रियॉन नहीं रोग फैलाता तो इसको मॉलिक्यूल सी माना जाता, लेकिन ये रोग फैला रहे हैं इसलिए इसे नॉन सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और चूंकि प्रियॉन केवल मस्तिष्क कोशिकाओं में ही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह रोग फैलाएगा। तो कहां फैलाएगा? अगर इस प्रियॉन के द्वारा रोग फैलाए जाने से कोई अंग अगर खराब होगा तो अंग कौन होगा? मस्तिष्क खराब होगा, आदमी पागल हो जाएगा। पागल हो जाएगा ना, तो प्रियॉन का मतलब पगला जाना है दोस्तों। प्रियॉन मस्तिष्क में बना, पागल हो जाएगा आदमी। अब आइए, प्रियॉन भी कोई लाभदायक नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, बस होनी ही होनी है और ऊपर से जबरदस्त होनी है, क्योंकि मस्तिष्क को ही लेते डूबेगा। इससे कौन कौन रोग होता है दोस्तों? इससे तो पहला रोग का नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि भेड़ और बकरी में स्कॉर्पी डिजीज होता है। कौन डिजीज? स्कॉर्पी डिजीज जो होता है, ठीक है, स्कॉर्पी डिजीज यानी कि स्कॉर्पी रोग, वह किसके कारण होता है? प्रियॉन के कारण। ठीक है, स्कॉर्पी डिजीज जब भेड़ बकरी को होगा ना तो दीवार में रगड़ा लेगा, रगड़ा। ठीक है, एकदम बकरी भेड़ ये सब दीवार में रगड़ा लेने लगे, समझ जाइए स्कॉर्पी हो गया है। नहीं तो दूसरा लक्षण क्या है? जैसे बकरी है उसको लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना तो बकरी से, लड़ने जाएगा गाय से। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए बकरी गाय से लड़ने की कोशिश कर रहा है, समझिए दिमाग इधर उधर ओलबल हो रहा है, मतलब उसको कौन डिजीज हो गया है? स्कॉर्पी डिजीज। स्कॉर्पी डिजीज का यही लक्षण है दोस्तों। फिर बकरी मतलब अपने जात को छोड़ दूसरे पशु को उससे लड़ाई करना, उसको दबा भी देता, कभी कभी कुत्ता को भाग रहा है बकरी, भगा रहा है बकरी। ठीक है, मतलब स्कॉर्पी डिजीज से खतरा है उसको। तो भेड़ और बकरी में जो स्कॉर्पी डिजीज होते हैं वह प्रियॉन के कारण होते हैं। किसके कारण? आइए दोस्तों, उसके बाद आदमी में मानव लिख देते हैं। ठीक है, मानव में जो होता है दोस्तों कैरियोट हेल्ट याकोब, कैरियोट हेल्ट याकोब, अंग्रेजी में से लिखा जाता है कैरियोट फेल्ट याकोब। अब यह क्या होता है दोस्तों? क्या होता है वो तो समझना ही, जो होगा मस्तिष्क में होगा, यदि आदमी पागल होगा। तो कैरियोट सल्फेट रोग, मानव के मस्तिष्क में जो कैरियोट सल्फेट रोग होता है, मानव के मस्तिष्क में जो कैरियोट सल्फेट रोग होता है, इसमें मानव की याददाश्त धीरे धीरे घटने लगती है और अंत में याददाश्त पूरी तरह से खत्म हो जाती है, व्यक्ति पागल हो जाता है। और तीसरा याद रखिएगा, गाय और बैल में मैड काउ डिजीज। कौन डिजीज? मैड काउ डिजीज। गाय और बैल में मैड काउ डिजीज जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रियॉन के कारण होता है। तो प्रियॉन के कारण अभी तीन ही रोगों का पता चला, तो तीन ही रोग याद रखिए। भेड़ और बकरी में स्कॉर्पी डिजीज होता है प्रियॉन के कारण, मानव में कैरियोट फेल्ट याकोब रोग होता है प्रियॉन के कारण, गाय और बैल में मैड काउ डिजीज होता है प्रियॉन के कारण। तीन रोग आपको याद रखना। क्लियर हुआ? प्रियॉन को समझ लिए। सबसे पहले याद रखना है दोस्तों कि प्रियॉन का जो पूरा नाम है वो है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रियॉन का जो पूरा नाम है वो है प्रोटीनियस इन्फेक्शियस बॉडीज। प्रियॉन एक असामान्य प्रोटीन अणु है, हालांकि ये जीवों के समान व्यवहार करते हैं तो इस कारण इन्हें सुखजीव की श्रेणी में रखा गया। तो प्रियॉन असामान्य प्रोटीन अणु है क्योंकि यह 254 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, और यह असामान्य प्रोटीन अणु प्रियॉन केवल जीवों के मस्तिष्क कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, वही बनते हैं। न्यूरॉन कोशिका के अतिरिक्त या अन्य किसी कोशिका में नहीं बनते हैं। और प्रियॉन दो टाइप्स के बन सकते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट। प्रियॉन कितने टाइप्स के बन सकते हैं? दो टाइप के, अल्फा हेलिक्स, और अल्फा हेलिक्स का दूसरा नाम क्या है? पीआरपीसी, और बीटा सीट का दूसरा नाम क्या है? पीआरपीएससी। अब दोनों में अंतर यह है कि अल्फा हेलिक्स नहीं, अल्फा हेलिक्स बन गया तो इससे कोई दिक्कत, लेकिन बीटा सीट रोग फैलाते हैं और निश्चित तौर पर ये रोग संक्रामक होते हैं। अगर किसी भेड़ और बकरी को स्कॉर्पी डिजीज हो गया है, उसको मार करके उसका मांस कोई और मानव खाए और क्या कोई और जंतु खाए तो उसमें भी प्रियॉन चला जाएगा। ठीक है, यानी कि और प्रियॉन इतना होता है, कुछ संक्रामक रोग जो होते हैं, कुछ संक्रामक रोग के जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए, भोजन को बहुत ज्यादा ठंडा कर दीजिए तो उसकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा और गर्म करने के बाद भी प्रियॉन के अणु नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म और ठंडा करने के बावजूद भी प्रियॉन के अणु नष्ट नहीं होते हैं। यानी एक भेड़ और बकरी को स्कॉर्पी रोग हो गया है, अब उसको मार करके, मान लीजिए बकरी को गया और मार करके मानव खा लिया, अब उसके भी मस्तिष्क में वो प्रियॉन चला गया, उसको उसमें अब कौन सा रोग हो जाएगा? कैरियोट फेल्ट याकोब। क्लियर है? हाँ, डरना नहीं है, सिर्फ मांस मछली नहीं खाना है, नहीं मछली खाना है। चलिए, प्रियॉन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये वाला बात नोट में नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आया हुआ एग्जाम में, वो क्वेश्चन देखिए, आपसे देखिए नोट्स। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए तो बन रहा है, सिर्फ 11 बनाना है, समझ
ना बात को? कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए दोस्तों, सबसे हिटेड सूक्ष्मजीव वायरस पर दिक्कत नहीं, हम प्रश्न पर भी आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो समझ गए हैं बना लिए होंगे। आइए दोस्तों, विषाणु पर आ जाते हैं। विषाणु, वायरस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? वायरस। वायरस जो है एक लैटिन शब्द है दोस्तों। साइंस में अधिकांश ग्रीक शब्द का प्रचलन है, लेकिन ग्रीक से हट करके अगर वायरस शब्द पर आते हैं तो वायरस एक लैटिन शब्द है। और लैटिन डिक्शनरी में वायरस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों, क्या जानते हैं? पॉइजन, यानी क्या? विष। तो वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ पॉइजन होता है, जिसका हिंदी अर्थ विष होता है, और विष से ही इस विषाणु शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी वायरस का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? पॉइजन होता है। और वायरस कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। अब बात आता है कि इस वायरस को सबसे पहले 1892 में, ठीक है, 1892 में एक वैज्ञानिक थे आइवेनोस्की, इन्होंने ही खोजा था दोस्तों, ठीक है। यानी कि वायरस की खोज कब की गई थी? 1892 में की गई थी। और यह खोज किसके द्वारा किया गया था? आइवेनोस्की के द्वारा किया गया था, आइवेनोस्की के द्वारा। और यह वायरस का खोज आइवेनोस्की ने कैसे की दोस्तों, उसको भी आप समझ लीजिए। तो तंबाकू के पौधे में एक रोग फैल गया था दोस्तों। और तंबाकू के पौधे में जो रोग फैला था, उस रोग की प्रकृति को आप समझिए। उस रोग में क्या हुआ था कि तंबाकू के जो पत्ते थे, उस तंबाकू के पत्तों पर पीली चित्तीदार संरचनाएं बन गई थी। तंबाकू में एक रोग फैला था, और वह रोग में क्या होता था कि तंबाकू की जो पत्तियां होती थी, उस पत्तियों पर पीले चित्तीदार समझ रहे ना, ठीक है, पीले चित्तीदार संरचनाएं बन गई थी, पीले चित्तीदार संरचनाएं बन गई थी। और अगर तंबाकू का पत्ता ही खराब हो जाए तो फिर तंबाकू लगाने का कोई मकसद हो सकता है? बताइए दोस्तों। तंबाकू का जो भी इस्तेमाल है निश्चित तौर पर उनके पत्तों को लेकर है। और तंबाकू उस समय, जिस समय ये रोग फैला था, एक बहुत ही बड़ी वाणिज्यिक फसल थी। और जब तंबाकू के पत्तों पर इस तरह का रोग फैल गया, तो इसी रोग पर रिसर्च करते आइवेनोस्की ने पता लगाया कि तंबाकू में जो ये रोग हो रहे हैं, उस रोग का कारण क्या है। और उस तंबाकू में जो दोस्तों रोग होते हैं, उस रोग का नाम दोस्तों पड़ा मोजाइक वायरस, ठीक है, मोजाइक डिजीज। कौन डिजीज? मोजाइक डिजीज, ठीक है। तंबाकू के पत्तियों पर जो पीली चित्तीदार संरचनाएं बन जाती थी, जिससे पत्ती खराब हो जाते थे, इस रोग को हम क्या कहते हैं? मोजाइक डिजीज कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? और मोजाइक डिजीज पर रिसर्च करके ही आइवेनोस्की ने किसका पता लगाया? और पहला खोजा गया वायरस इसी तंबाकू के पत्तों में था, जिसका नाम क्या पड़ा? टीएमवी, यानी टोबैको मोजाइक वायरस, यानी टोबैको मोजाइक वायरस। तो वायरस का खोज किसके द्वारा किया गया? आइवेनोस्की के द्वारा किया गया। पहला खोजा गया वायरस कौन था? टीएमवी। पहला खोजा गया वायरस कौन था? टीएमवी का पूरा नाम आपको पता चल गया ना। तो इस तरह वायरस की खोज हुई आइवेनोस्की के द्वारा। काफी लंबे अरसे तक सिर्फ वायरस का खोज ही किया गया, और ज्यादा इस क्षेत्र में कोई अनुसंधान के कार्य नहीं हुए। और वायरस को सबसे पहले, आ जाइए दोस्तों, 1935 के समय में 1892 में वायरस को आइवेनोस्की ने खोजा, लेकिन लंबे अंतराल तक 1935 तक वायरस के क्षेत्र में और कोई विशेष प्रगति नहीं हुआ। और 1935 में एक वैज्ञानिक थे WM एस्टेनले। ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले साइंटिस्ट थे एस्टेनले, जिन्होंने वायरस को जीवित कोशिका के भीतर, जीवित कोशिका से बाहर क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल समझते हैं ना? क्रिस्टल नहीं समझते, निर्जीव समझ लीजिए। क्या? निर्जीव पदार्थ, ठीक है। वायरस को जीवित कोशिका से बाहर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। यानी कि जो वायरस का पता आइवेनोस्की ने तंबाकू के पत्तों की कोशिका में लगाया था, उस वायरस का 1935 तक और कोई ज्यादा जानकारी जुट नहीं पाई। 1935 ईस्वी में WM एस्टेनले वो पहले वैज्ञानिक थे जो वायरस को कोशिका से बाहर निकाला। और जब एस्टेनले ने वायरस को कोशिका के बाहर निकाला, तब जाकर वायरस के क्षेत्र में ढेर सारे कार्य होने लगे। यानी कि वायरस के बारे में डिटेल जानकारी 1935 के बाद आया। आइवेनोस्की ने खोजा, और लंबे समय तक वायरस खोज तक ही सीमित रहा। वैज्ञानिकों को अन्य कोई विशेष जानकारी लंबे अरसे तक वायरस के संबंध में प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वायरस बहुत छोटे होते हैं दोस्तों। सिंपल माइक्रोस्कोप से वायरस को देखा जाना संभव नहीं है। वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ?
हुआ 1935 में ही नोलेमस्का ने किया। तो जब तक वायरस का भी अध्ययन तब तक नहीं हुआ जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं खोज लिया गया। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ और 1935 में एस्टेनले ने वायरस को कोशिका के जीवित कोशिका से बाहर निकाल लिया। और जब वायरस जीवित कोशिका से बाहर निकला तब पता चला कि वायरस क्या है। तो आइए पता करते वायरस क्या है। अब तक दो सूक्ष्मजीव के बारे में कोई दिक्कत नहीं रहा है। वायरस किसके बने थे? आरएनए के। प्रियन किसके बने थे? प्रोटीन के बने थे। आइए अब देखते हैं वायरस किसके बने हैं। तो वायरस भी दोस्तों नॉन सेलुलर है। वायरस भी क्या है? नॉन सेलुलर है और इसमें कोशिका नहीं होती। और यह वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। अभी तक आप देखे थे कि वायरस केवल आरएनए न्यूक्लिक एसिड का बना था, प्रियन केवल प्रोटीन का बना था। लेकिन एक वायरस में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों मौजूद रहते हैं। तो वायरस के निर्माण में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं दोस्तों? और वायरस के संरचना में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कैसे व्यवस्थित रहते हैं दोस्तों? तो प्रोटीन का चारों तरफ घेरा रहता है। प्रोटीन का चारों तरफ क्या रहता है? घेरा रहता है। अब बीच में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड रहता है। अगर एक वायरस की संरचना को हम देखें तो वायरस के संरचना में चारों ओर प्रोटीन का बना खोल होता है। प्रोटीन का बना खोल होता है और वायरस के संरचना में चारों तरफ प्रोटीन के बना जो खोल है उसे कैप्सिड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? और इस प्रोटीन के लेयर से घिरा रहता है दोस्तों क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आता होगा कि न्यूक्लिक एसिड तो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड था दोस्तों? आरएनए था। वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड था? आरएनए था। तो वायरस में भी जानना जरूरी है कि वायरस में कौन न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए होते हैं या डीएनए होते हैं। तो वायरस में दोस्तों दोनों होते हैं, लेकिन एक प्रकार के वायरस में केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं? आरएनए। और कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें कौन से न्यूक्लिक एसिड? वायरस प्लांट। ऐसे वायरस जो प्लांट के कोशिका में पाए जाते हैं उसका न्यूक्लिक एसिड कौन होता है? ऐसे वायरस जो एनिमल के सेल में पाया जाता है उसमें न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? तो वायरस जो है, जो वायरस पौधे के कोशिका पर रहने के लिए आश्रित है वे केवल पौधे के कोशिका में ही रह सकते हैं। ध्यान दीजिए, पौधे के कोशिका पर आश्रित रहने वाले वायरस जंतु के कोशिका पर रहने के योग्य नहीं है, रहने में सक्षम नहीं है। फिर जंतु वाला पौधे की कोशिका पर रहने में सक्षम नहीं है। तो जो वायरस जंतु कोशिका में रहने के लिए अनुकूलित है उसमें कौन सा न्यूक्लिक एसिड? डीएनए। और जो वायरस प्लांट सेल में रहने के लिए अनुकूलित है उसमें आरएनए। तो प्लांट सेल पर जो वायरस रहता है उसे प्लांट वायरस कहते हैं और प्लांट वायरस का न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? एनिमल वायरस का। लेकिन ध्यान दीजिए, कभी कभी अपवाद स्वरूप एनिमल वायरस में डीएनए की जगह क्या रह सकता है? आरएनए रह सकता है। इसका सबसे बड़ा अपवाद एचआईवी एड्स फैलाने वाला वायरस एचआईवी। एचआईवी कैसा वायरस है लेकिन उसमें कौन न्यूक्लिक एसिड है? आरएनए न्यूक्लिक एसिड है। क्लियर हो गया? तो वायरस दोस्तों कैसा सूक्ष्मजीव है और ये किसका बना होता है? प्रोटीन। और एक वायरस के संरचना में प्रोटीन के चारों ओर जो घेरे बने रहते हैं उसको क्या कहते हैं? और कैप्सिड से घिरे होते हैं न्यूक्लिक। वायरस दो प्रकार के होते हैं, प्लांट वायरस और प्लांट वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड? और एनिमल वायरस में। लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी एनिमल वायरस में डीएनए की जगह आरएनए हो सकता है, लेकिन किसी भी प्लांट वायरस में आरएनए की जगह डीएनए नहीं है। अपवाद सिर्फ एनिमल वायरस में। क्लियर हो गया दोस्तों? अब ध्यान दीजिए दो बात को कि वायरस दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक प्लांट वायरस और दूसरा एनिमल वायरस। प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। प्लांट वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है? आरएनए। और एनिमल वायरस में, और ऐसे वायरस जिसमें आरएनए पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड उसे रेट्रो वायरस कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? रेट्रो वायरस कहते हैं। और ऐसे वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाए जाते हैं उसे एडिनो वायरस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एडिनो वायरस कहते हैं। तो रेट्रो वायरस और एडिनो वायरस में अंतर समझ गए? एडिनो वायरस मतलब एनिमल वायरस, रेट्रो वायरस मतलब प्लांट वायरस। या रेट्रो वायरस कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। एडिनो वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड? एक वायरस में क्या दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जा सकते हैं? नहीं, एक वायरस में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होगा। क्लियर हो गया? तो वायरस सेलुलर है या नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर, सूक्ष्मजीव है। और आप जानते हैं कि जो नॉन सेलुलर है वो जीवित कोशिकाओं के बाहर नहीं रह सकते हैं। तो वायरस भी केवल जीवित कोशिकाओं में ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अर्थात जीवों के समान व्यवहार वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही दिखा सकते हैं दोस्तों। अब आइए एक बात समझते हैं। कई बात हम लोग वायरस के संदर्भ में समझ चुके हैं। अब अगली बात, क्या जितने भी वायरस है, एडिनो वायरस, भिन्न भिन्न प्रकार के एडिनो वायरस या रेट्रो वायरस, क्या सभी वायरस का आकार और आकृति एक जैसी होती है? जितने भी वायरस है सारे के आकार और आकृति एक जैसी होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं और सभी वायरसों के संरचना में बाहर की ओर प्रोटीन और भीतर में न्यूक्लिक एसिड होते हैं।
सभी वायरस अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें सभी वायरस को अलग अलग, तो सभी वायरस एक जैसे दिखाई नहीं देते। वायरस गोल दिखाई देते हैं, वायरस छड़ आकार के दिखाई देते हैं, वायरस फुटबॉल के समान दिखाई देते हैं, वायरस खान के समान दिखाई देते हैं, अर्थात वायरस भिन्न भिन्न आकृति के होते हैं, भिन्न भिन्न आकृति के हैं। लेकिन वायरस इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हम उसके आकृति पर बात नहीं कर सकते। आप कलम का जो बिंदा देते हैं ना, पेज पर कलम का एक बिंदा दे दीजिए, पॉइंट दे दीजिए, और फिर उसको 1 लाख भाग में बांट दीजिए। कितना भाग में? 1 लाख भाग में बांट दीजिए। वो आकृति किसकी होगी? वायरस की होगी। सिर्फ पॉइंट, उसका 1 लाख भाग और 1 भाग वायरस का आकार। तो उतनी छोटी आकृति का आकार कैसा है? क्या इसको लेकर हम बात कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन इतना तो जानना जरूरी है कि सभी वायरस माइक्रोस्कोप में एक जैसे दिखाई नहीं पड़ते। वायरस की आकृति भिन्न भिन्न होती है। कुछ वायरस गोल होते हैं, कुछ वायरस छड़ के आकार के होते हैं, कुछ वायरस अनियमित आकार के भी होते हैं, यानी पल-पल आकार को बदल लेते हैं। अब कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस आकार का कारण ना, उसकी अलग एक विशेष आकृति, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस है। अब बहुत को नींद लग रहा है, उसका क्या होगा? जागिए जागिए दोस्तों। जिंदगी में अगर सबसे कठिन कार्य कुछ है ना, जिंदगी में अगर कोई भी कठिन कार्य है तो पहले उस कठिन कार्य पर स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बराबर कठिन कार्य करना होता है सरकारी नौकरी पाने के लिए। क्या लगता है क्लास में सो जाएंगे? दोस्तों जागिए जागिए, उतना भी आसान नहीं है कि लेफ्ट राइट करके आप सरकारी नौकरी ले लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो घर पर लगातार पढ़ाई चल रहा है ना, दुर्गा पूजा मनाए होंगे जोरदार तरीके से। हर पूजा ऐसा मनता है कि मानो अगले साल आएगा ही नहीं, क्या इसी अंदाज से मनाया ही जाता है। तो मना लिए हैं, अब चाहते हैं जिंदगी में नौकरी करना, और चाहते हैं तब तो है यहाँ पे, तो क्या करते हैं? तो सबसे बड़ी बात है क्लास में जाग कर रहिए, ठीक है। सो जाते अच्छा नहीं लगता है, ठीक। आते हैं तो वायरस 2 प्रकार के होते, क्लियर हो गया ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि वायरस जो है उसकी प्रकृति को लेकर के, उसके प्रकृति को लेकर के कई वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। कुछ वैज्ञानिक वायरस को सजीव मान रहे हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक वायरस को निर्जीव मान रहे हैं। और जब कुछ वैज्ञानिक वायरस को सजीव और निर्जीव मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा कि नहीं होगा? वैज्ञानिक तो इसमें हवाबाजी करेगा नहीं दोस्तों। अगर वैज्ञानिक करें कि वायरस सजीव है तो उसके पीछे कोई ठोस तर्क होगा, वैज्ञानिक करें वायरस निर्जीव है तो उसके पीछे का भी कोई ठोस तर्क होगा। तो वायरस के प्रकृति को लेकर, वायरस के नेचर को लेकर आज भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। और मतभेद इस बात को लेकर है कि वायरस में कुछ गुण उसे किसके निकट ले जाते हैं और कुछ गुण उसमें किसके मौजूद होते हैं। और वायरस में कौन सा निर्जीव का गुण है? तो ढेर सारे निर्जीव का गुण है, लेकिन एक मुख्य गुणों की हम चर्चा कर लेते हैं कि वायरस में श्वसन नहीं होता है। वायरस में श्वसन नहीं होता है। अब कहिए जिसमें श्वसन नहीं होता है, क्या उसे आप सजीव मानिएगा? संभव है? वायरस में कोई श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है, और श्वसन इस सजीवों का अनिवार्य लक्षण है। और वायरस में श्वसन होता ही नहीं है, जिसके कारण इस वायरस को क्या माना गया है? तो वायरस निर्जीव है, ये किस तर्क के आधार पर साबित होगा? तो ऐसे ढेर सारे तर्क है, लेकिन वायरस को निर्जीव मानने वाला जो सबसे ठोस तर्क है दोस्तों, सबसे ठोस तर्क वो यही है कि वायरस में श्वसन है और इसलिए वायरस। अब कहिए सजीव मानने के कौन से तर्क हैं? सजीव मानने के भी ढेर सारे तर्क हैं, नोट में दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा तर्क यह है वायरस को सजीव साबित करने के लिए कि वायरस में जनन होता है। अब जिसमें जनन होता है, जो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, उसको आप निर्जीव कहिएगा? बताइए दोस्तों, जो अपनी संख्या को बढ़ा रहा है अर्थात जो जनन कर रहा है, क्या उसे हम निर्जीव मान सकते हैं? नहीं मान सकते। जनन सजीवों का लक्षण है। तो वायरस सजीव भी है और वायरस निर्जीव भी है, और इसके पीछे हमारे पास ठोस तर्क है। वायरस को सजीव मानने वाला सबसे ठोस तर्क है कि वायरस में जनन होता है, वायरस को निर्जीव मानने वाला सबसे ठोस तर्क है कि वायरस में क्या होता है। और भी कई तर्क जो नोट में दिया हुआ है, पर पढ़िए सरसरी निगाह से। कर लिए, दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। क्या तो याद करते रहना है। अब है कि वायरस सजीव है कि निर्जीव, तो आपको देख लिया कि वायरस में निर्जीव का भी गुण है और सजीव का भी। तो वर्तमान समय में वायरस की स्थिति क्या है? तो वर्तमान समय में वायरस को कहा जाता है योजक कड़ी। क्या कहा जाता है दोस्तों? योजक कड़ी, यानी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। और किसके बीच का योजक कड़ी कहा जाता है? तो निर्जीव और सजीव के बीच का योजक कड़ी। यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पृथ्वी पर जो सजीवों का विकास हुआ है वो किन पदार्थों से हुआ है?
और जब निर्जीव से सजीव होने की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर चल रही होगी, जब इस पृथ्वी पर निर्जीव से सजीव बनने की प्रक्रिया चल रही होगी, तो उसी बीच में पैदा कौन ले लिया, जिसमें कुछ गुण किसका आ गया, कुछ गुण किसका आ गया। तो अलग अलग गुणों से युक्त जीव को क्या कहते हैं। तो वायरस क्या है दोस्तों, किसके किसके बीच का योजक करिया है। क्लियर हो गया। तो वायरस समझ गए। एक बार आ जाते हैं दोस्तों, वायरस को हम फिर से समझ लेते हैं, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। वायरस कैसा सूक्ष्मजीव है, नॉन सेलुलर है। प्रियन और वायरस भी क्या था, नॉन सेलुलर था। वायरस का पूरा बॉडी किससे बना होता है, वायरस की संरचना कैसी होती है देख लिया है। वायरस में वायरस दो प्रकार के होते हैं, एनिमल वायरस और, या वायरस दो प्रकार के होते हैं, रेट्रो वायरस और रेट्रो वायरस यानी प्लांट वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है, और डीएनए वाला वायरस को क्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वायरस सजीव भी है और वायरस वर्तमान में वायरस क्या है, किनके बीच का योजक करी। क्लियर हो गया। अब सवाल है कि वायरस क्या करते हैं, केवल और केवल रोग फैलाते हैं। किस में रोग फैलाते हैं, तो एनिमल वाला एनिमल में फैलाते हैं, प्लांट वाला प्लांट में फैलाते हैं। एनिमल वाला एनिमल में रोग फैलाते हैं, प्लांट वाला वायरस प्लांट में रोग फैलाते हैं। यानी प्रियन और वायरस की तरह वायरस भी केवल मानव समुदाय के लिए हानिकारक है, हानिकारक। प्रियन भी हानिकारक था, वायरस भी हानिकारक था, और वायरस भी केवल हानिकारक होते हैं क्योंकि केवल और केवल रोग फैलाते हैं। पौधों में कौन कौन रोग होता है उसको देखिए आप। सबसे पहले मोजाइक डिजीज। कोई भी पौधा हो उसमें जो मोजाइक डिजीज होता है वो किसके कारण होता है, वायरस का। मोजाइक डिजीज का मतलब हुआ कि पत्तों पर चीटीदार संरचनाओं का बन जाना, और पत्तों पर जब चीटीदार संरचनाएं बन जाती है, पत्ता का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करने से वंचित हो जाते हैं, अंततः पौधा सूख जाता है। तो कोई भी पौधा में मोजाइक डिजीज होगा, चाहे वो टमाटर में हो, चाहे तंबाकू में हो, चाहे केला में हो, वो किसके कारण होगा, वायरस। तंबाकू, गन्ना, खीरा, ककड़ी में मोजाइक रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। दूसरा रोग में याद रखना, आलू का लीफ रोल। आलू का लीफ रोल, रोल खाए, रोल रोल खाइए एकदम मोड़ के देता जी, वही होता है। आलू के पत्तों के साथ एकदम रोल बन जाता है, उसका पत्ता सिकुड़ करके, मुड़ करके, धीरे धीरे पत्ता खराब हो जाता है, पत्ता खराब, पौधा खराब। तो आलू का लीफ रोल जो है वो भी किसके कारण होता है, वायरस कारण। तीसरा रोग में याद रखना है, टमाटर का लीफ कर्ल। लीफ कर्ल, अब लीफ कर्ल का लीफ मतलब पत्ता, कर्ल मतलब गलत, मतलब पलट जाना, यानी कि पत्ता है, पत्ता होगा सीधा होगा। टमाटर का पत्ता कभी एकदम सीधा है, 90 डिग्री पर मुड़ गया, खराब हो गया, लीफ कर्ल। एक होता भिंडी का पित्त सिरा मोजाइक, यानी कि भिंडी का पेड़ देते हैं, अब भिंडी के पत्तों पर पीली पीली धारियां बन जाती है, और उसे ही पित्त सिरा मोजाइक कहते हैं, जो वायरस के कारण होता है। तो पौधे में जो वायरस पाया जाता है, जिसको रेट्रो वायरस कहते हैं, आरएनए वाला वायरस कहते हैं, वो वायरस भी केवल और केवल पौधों में रोग फैलाते हैं। और पहले ही क्लियर कर दिया है कि सूक्ष्मजीव को द्वारा फैलाए जाने वाले रोग संक्रामक होते हैं, संक्रामक। तो मोजाइक रोग, आलू का लीफ रोल, टमाटर का लीफ कर्ल और भिंडी का पित्त सिरा मोजाइक, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रखना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो दरोगा बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। 4 रोग याद रखना, 4 रोग, ठीक है ना। उसके बाद एनिमल में हम मानव में फैलने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मानव में फैलने वाले जो रोग है वायरस के द्वारा, वो काफी ज्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ना होगा। आइए नेक्स्ट क्लास में ही उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बारिश हो ही रहा है, क्या बात। एक मिनट, बाप रे, लगता है भीग जाना कितना बड़ा गुनाह हो गया है क्या। और हमको लगा बारिश छूट गया है। देखिए ऑनलाइन वाला क्वेश्चन, पढ़िए ना। अरे ऑनलाइन खोल के नहीं रखे हैं, कमेंट के जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब लीक टूट चुका है दोस्तों।